देख रहे हैं चुनावी खबर अखबार पर नजर और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, शर्तें भी लागू की गई हैं और अंतरिम जमानत दी गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और मैं देखिए आपको दिखाना चाहूंगी, वैसे तो हर खबर में आज हर एक अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है, तवज्जो दी गई है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंबे समय के बाद और लंबे इंतजार के बाद जेल से केजरीवाल को अंतरिम जमानत शर्तें लागू की गई हैं और कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया है। देखिए, देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। 1 जून तक कर सकेंगे चुनावी प्रचार और 2 को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। और ठीक ऐसी ही जगह दैनिक भास्कर में भी दी गई है। हर अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। नवभारत टाइम्स ने भी फ्रंट पेज पर इसे छापा है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव तक जमानत, यानी सिर्फ चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। और ये भी कहा गया है कि देखिए 1 तारीख तक आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। लेकिन देखिए पूजा, दिलचस्प बात यह कि आम आदमी पार्टी से एक बड़ी जीत मान रही है और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है ज्यादा खुश मत होइए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है, 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। देखिए, बीजेपी का यह भी कहना है कि दोष मुक्त नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल को, सिर्फ पैरोल पर तो बड़े बड़े अपराधी भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझनी होगी कि चुनाव प्रचार है और ऐसे में 27 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है और उन सीटों के लिए प्रचार करने का मौका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिला है। और 1 जून तक, यानी लगभग चारों कह सकते हैं 15 दिन का समय होगा अरविंद केजरीवाल के पास चुनावी प्रचार के लिए। और 2 तारीख को उन्हें वापस से जाना है और आत्मसमर्पण उन्हें करना होगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी चारुल कि जब 45 दिन बीत गए उसके बाद जब वो बाहर आए हैं, तो क्या चुनाव प्रचार की रणनीति बदलेगी? क्या जो उन्हें जेल के अंदर रखा गया उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट दिल्ली में चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि देखिए अब प्रचार में तो जुट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इसका असर कैसा होगा? क्या वाकई वो प्यार, वो सम्मान जो है जनता उन्हें दे पाएगी? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और उसके बाद कांग्रेस के साथ उनका कांग्रेस का पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस अगर मुख्य तौर पर देखें, जिसके साथ पंजाब में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टी जिसे सत्ता से बेदखल करने के लिए आंदोलन किया था केजरीवाल ने, फिलहाल देखिए जेल से बाहर आ गए हैं और चुनाव प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो यकीनन आम आदमी पार्टी तो उत्साहित है, कांग्रेस भी उत्साहित है, लेकिन असर कितना होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए और वैसे भी अखबारों में भी जो जानकारी दी गई उसमें साफ कहा गया 51 दिन बाद अंतरिम जमानत पर जब निकले हैं तो प्रचार की इस बार कोई नई रणनीति होगी और ऐसे में सिंपैथी कार्ड जो है वो प्ले कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि जब वो देर शाम को जेल से रिहा किए गए, अपने घर पहुंचे, माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनका स्वागत भी किया गया, जिस दौरान वो अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उनका काफिला जब निकला तो लोगों की भीड़, उस दौरान भी देर शाम में भी लोगों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर नजर आई। और ऐसे में ये दिखाता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली के लोगों के बीच काफी ज्यादा है। लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं चारुल अरविंद केजरीवाल पर, बिल्कुल अब देखना ये होगा कि इस आरोप का प्रभाव आखिर कितना पड़ता है आम आदमी पार्टी पर और इस बार के चुनाव पर। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी शर्तें भी लागू की। आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट फाइल पर आप साइन नहीं कर सकते हैं और इस केस से जुड़ी हुई कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद कोर्ट को भी थी कि आम आदमी पार्टी इस मौके पर जरूर कोई टिप्पणी करेगी। तो इसलिए ये भी हिदायत दी है कि इस मामले पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ शर्तें जरूर रखी हैं माननीय कोर्ट की ओर से इस जमानत को, अंतरिम जमानत को देने से पहले। हालांकि 2 तारीख को वापस अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा, ये टाइम जो है ये पहले ही कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है। और देखिए हालांकि ईडी ने रोकने के लिए तमाम कोशिशें की थी और ये भी कहा था कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी गई है चुनाव प्रचार के लिए। अब देखना होगा इस प्रचार का इस चुनाव पर कितना असर पड़ता है।
बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर कोई भी ऑफिशियल काम जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। शर्तें लागू की गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय वो नहीं जाएंगे। केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी वो नहीं कर सकते और ना ही इस केस से जुड़ी कोई ऑफिशियल फाइलों को वो देख पाएंगे। यानी जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है, उस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को जो गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले पर उन्हें एक बयान तक देने की भी अनुमति कोर्ट की ओर से नहीं मिली है। लेकिन हाँ, काफी लंबे समय के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई सच राहत नहीं मिल पाई थी। और सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली है तो इस राहत के जरिए आखिर आम आदमी पार्टी को जो ये 15 दिन का समय मिला है, कैसे अरविंद केजरीवाल संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा बयान दिया। कहा, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष में कुछ लोग उन्हें जिंदा गाड़ना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग उनका सुरक्षा कवच हैं और जनता उन पर कोई आंच नहीं आने देगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए दिग्गज नेता ने कहा कि नकली शिवसेना उन्हें इस तरह से गाली देती है कि उससे इसका अपना पसंदीदा वोट बैंक खुश होता है। बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझ पाना बड़ा कठिन है। यहाँ पर नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया। देखिए, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। महाराष्ट्र में जब आप बात करेंगे चुनाव की, देखिए ये रही खबर, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। यानी कि सीधा सीधा आरोप जो है, या कह लीजिए इशारा जो है, निशाना जो है, वो उद्धव गुट पर लगाते पीएम मोदी नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा गया, विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। और साथ ही उद्धव शरद पवार को उन्होंने सलाह दी, कांग्रेस के साथ मरने से बेहतर अजीत शिंदे के साथ हो जाओ, ये भी बात पीएम मोदी ने कही है। तो काफी बड़ी बात ये कही गई है। कांग्रेस जानती है वो विकास के मामले में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए उसने झूठ की फैक्ट्री खोल ली है। इन बातों का जिक्र भी किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस की हालत चोर जैसी हो गई है, यानी कि चोर मचाए शोर जैसी। इन बातों का जिक्र करते हुए न केवल उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है, बल्कि शरद पवार जो कि दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन पर भी निशाना साधा है। देखिए, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। विपक्ष मुझे जिंदा गाड़ना चाहता है, पर जनता मेरा सुरक्षा कवच, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा। और अब देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि ये जो निशाना साधा जा रहा है वो शिवसेना के उद्धव गुट पर है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नकली शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, जब बात तुष्टीकरण की राजनीति करने की आती है तो वो बयानों में भी तुष्टीकरण नहीं छोड़ते हैं। और महाराष्ट्र में देखिए ये बयान दिया गया है क्योंकि आपको याद होगा, जिस दौरान सत्ता बदल रही थी तो हर कोई अपने आप को असली शिवसेना कह रहे थे, बिल्कुल, चाहे उद्धव गुट हो चाहे एकनाथ शिंदे हो। लेकिन हालांकि कोर्ट में कहा जाए तो एकनाथ शिंदे की जीत हुई और इसीलिए उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहकर एक तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कह रहे हैं कि मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा सुरक्षा कवच कोई और नहीं बल्कि मेरी जनता है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से अचानक से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था वो हम सभी ने देखा था। रातों रात जो पूरा गेम है वो चेंज हो गया था। ऐसे में अगर फिलहाल हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो काफी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर किस पार्टी की जीत होगी, क्या एनडीए जीतेगी या फिर इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है चारुल, कि शिवसेना जो है, यानी कि उद्धव ठाकरे जो हैं, वो जितनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं और जितनी मजबूती के साथ उनकी बातों का प्रभाव महाराष्ट्र की जनता पर पड़ता है वो हम सभी जानते हैं। चाहे कोर्ट की ओर से फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया हो, लेकिन बावजूद इसके अपने आप को एक लौता और सच्चा
शिवसेना का हिस्सा बताते हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की अगर हम बात कर ले तो दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है। कहीं ना कहीं लेकिन देखिए, विपक्ष यहाँ पर तंज निशाना कसने साधा की जा रहा वजह है। भी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि नकली शिवसेना, उद्धव गुट नकली शिवसेना इसलिए प्रधानमंत्री की नजर में क्योंकि आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्थिति चाहे कैसी भी आ जाए लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं किया करेंगे, जाएगा। बिल्कुल। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है उद्धव ठाकरे और शरद पवार साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी, हालांकि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो नेता सुबह एक पार्टी में है वो शाम को दूसरी पार्टी में शपथ ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद नकली शिवसेना कहकर एक सरकाज़्म कह लीजिए तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हालांकि चुनाव का दौर है तो तंज कसना भी लाजमी है और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार करने से फिलहाल नहीं चूक रही। बिल्कुल, देखिए चारुल, वो दौर भी मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने अचानक से बीजेपी को अलविदा कह दिया था और उस दौरान बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे थे कि अब चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार आने की भी कोशिश करेंगे तो भी हम उन्हें वापस नहीं आने देंगे। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजनीति में संभावनाएं अपार हैं और हर एक चीज पॉसिबल है, ऐसे में अगर बिहार में एकता वापस हो सकती है जेडीयू और बीजेपी की, तो आखिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ऐसे में इस तरह का तंज कसना कहीं ना कहीं लोगों के बीच दो संदेश जरूर देता है कि अगर आप वहां जाकर जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं तो यहां पर अगर बयान देने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए अगर दोस्ती हो भी गई तो आखिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके की एक एक इंच जमीन भारत की है और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के खूंटी में चुनावी रैली के दौरान ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हर इंच भारत का है, इसे हमसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। और देखिए, ये तो पूजा आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भी कहा था और स्पष्ट तौर पर बहुत सख्त लहजे में कहा था कि पाकिस्तान के अगर हम बात कर लें, पीओके की अगर हम बात कर लें तो पीओके पूरी तरह से भारत का है और भारत इसे वापस लेकर रहेगा। ये बात लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी कहते रहे हैं और इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर कई बार बयान दिए हैं, जिसके बाद लोगों का तो ये भी कहना है कि इस बार जब अगर तीसरे टर्म में सरकार बन जाती है तो शायद पीओके भी वापस हिंदुस्तान में मिल सकता है। देखिए, पीओके हमेशा से ही विवादित मुद्दा रहा है और अमर उजाला में इस खबर को क्योंकि जगह दी गई है तो जरूरी भी है कि आपको ये खबर भी बताई जाए, क्योंकि पीओके को लेकर विवाद हमेशा से रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान कहता है पीओके हमारा। ये देखिए, ये रही खबर जहां पीओके की एक एक इंच जमीन भारत की है, कोई ताकत इसे हमसे नहीं छीन सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है और साफ तौर पर ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार पीओके को लेकर वो खुलकर बोलते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमारा हिस्सा है तो हम हर हाल में उसे लेकर रहेंगे। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही थी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर सवाल निशाना उठाते हुए कांग्रेस की आलोचना भी की, कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पीओके की एक एक इंच जमीन भारत की है और इसे कोई भी ताकत हमसे नहीं छीन सकता है। देखिए, पीओके को लेकर चारों शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है और क्योंकि विवाद के दौरान आपने जरूर देखा होगा धीरे धीरे जो एक नया भारत तैयार हो रहा है, अब किसी से डरता नहीं है, भारत खुलकर सामना करता है और खुलकर अगर किसी का समर्थन करना है तो वो भी करता है। ऐसे में पीओके को लेकर हमेशा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके की एक एक जमीन हमारी है, एक एक इंच जमीन पर हक हमारा है और हम हर हाल में वो जमीन लेकर आएंगे। और देखिए, पिछले कुछ समय से पीओके से जो तस्वीरें आई थी, यानी आप पीओके वाला कश्मीर देखिए और भारत वाला कश्मीर देखिए। भारत में जो कश्मीर है वहां विकास की बयार बह रही है, लेकिन पीओके में जो स्थिति है, दयनीय स्थिति आप कह सकते हैं कि वहां के लोगों को भी प्रदर्शन करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आखिर यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दरअसल पीओके को हथिया तो लिया लेकिन वहां विकास नहीं हुआ है, वहां महंगाई चरम पर है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां के लोग जब देखते
देखते हैं कि जो भारत का कश्मीर है उसकी स्थिति जो बदली हुई है, इसीलिए वहां के लोग भी समय समय पर ये डिमांड करते रहते हैं कि पीओके जो है उसे भारत में मिला दिया जाए। बिल्कुल देखिए, और वाकई चारुल, इस बात को समझना होगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह से कश्मीर की दशा और दिशा बदली है, वो आज पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। और ऐसे में पीओके की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वहां के लोग भी ललाहित जरूर होंगे कि काश कुछ ऐसा हो पाता कि जो स्थिति यहाँ बद से बदतर हो रही है, ये स्थिति उस माफ कीजिएगा, उस हिस्से की तरह हो जाए जिससे लोगों की स्थिति में बदलाव हो, न केवल लोगों का विकास हो बल्कि पीओके को भी एक जो पहचान मिलनी चाहिए, जो पाकिस्तान का अब तक होने के कारण नहीं मिल पा रही है, वो पहचान भी उन्हें मिल पाए। देखिए, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं डर जरूर है कि अगर तीसरा टर्म बनता है तो मोदी सरकार कहीं ऐसा कोई बयान ना दे दे, कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री लगातार प्रतिबद्ध नजर आए हैं और ये कहते आए हैं कि पीओके हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो तीसरे टर्म के लिए जनता को तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि ऐसी कोई उम्मीदें जो है वो पूरी हो पाए। पूजा, बिल्कुल। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हम लौटेंगे और तमाम खबरों से रुक करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, हमें देनी चाहिए इजाजत। और ये काफी बड़ा बयान हुआ जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से कई ऐसे विवादित बयान सामने आए हैं और इस विवादित बयान के कारण काफी दिक्कतें भी हुई हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। तो मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। और मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद देखिए बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी का कहना है कि आखिर क्यों मणिशंकर अय्यर का या फिर कांग्रेस का ये जो पाक प्रेम है ये समय समय पर सामने आता रहता है। इससे पहले देखिए आपको याद होगा कि अलग अलग बयान कांग्रेस को मुसीबतों में डाल चुके हैं, चाहे सैम पित्रोदा का बयान हो, लेकिन उसके बाद देखिए फारूक अब्दुल्ला के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है और ये कहा है कि हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हालांकि ये बात समझ से परे है कि वो देश जो लगातार भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहा है उससे कैसी इज्जत देनी चाहिए, और ये कहना कि उसके पास परमाणु बम है, तो ये भी देखिए सोचने वाली बात है कि क्या परमाणु बम भारत के पास नहीं है और आखिर हमें उन्हें इज्जत क्यों देनी चाहिए। वो देश जिसकी वजह से हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, उस देश से इतनी हमदर्दी कांग्रेसी नेताओं को आखिर क्यों है। देखिए, परमाणु बम का जिक्र करते हुए कहा गया था मणिशंकर अय्यर की ओर से कि आखिर एक बार बात करने में क्या जाता है, बैठकर अगर बात होगी तो हर मसले का हल भी जरूर होगा। लेकिन इसको लेकर लगातार बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस पार्टी हो उन्हें घेरा था, क्योंकि इससे पहले भी जैसे कि सैम पित्रोदा का बयान सामने आया था, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया और लगातार पीएम मोदी भी कई बार ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत का पीएम राहुल गांधी बन जाए। तो कहीं ना कहीं इसे इंटरलिंक करके देखा जा रहा है और इसी जरिए से समझा जा सकता है कि विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है। लगातार इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सैम पित्रोदा इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हैं, फिर रंग भेद पर वो टिप्पणी करते हैं जो
कांग्रेस की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आपको याद होगा, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। तो देखिए, चुनावी दौर में ये पाकिस्तान प्रेम आखिर क्यों सामने आ रहा है और क्या ये तुष्टीकरण है, और ऐसे बयानों से किसे लाभ होगा, किस पर निशाना साध रहे हैं, ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। क्योंकि मणिशंकर अय्यर का ये कह देना कि उनके पास एटम बम है, कोई सिरफिरा का भी एटम बम ना चला दे, लेकिन एटम बम कोई दुकानों पर बिकती हुई चीज तो नहीं है जिसे कोई भी उठाकर चला देगा। फिर पाकिस्तान प्रेम क्यों, और उस पाकिस्तान से बातचीत क्यों करनी चाहिए भारत को, जिस पाकिस्तान की वजह से हमारे न जाने कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। ऐसे पाकिस्तान से आखिर क्यों समझौता करना चाहिए और क्यों उन्हें इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए हाल ही में पुंछ में भी जो हमला हुआ उस दौरान 5 जवान घायल हो गए थे, एक शहीद भी हो गए थे। उसके बाद कई बार आपने सुना होगा चारों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये खुद कहते नजर आते हैं कि अगर खुद पाकिस्तान की ओर से बढ़कर पहल की जाएगी और वो बातचीत करना चाहेंगे तो हल निकालने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन अचानक से मणिशंकर अय्यर का ये कह देना कि भारत अगर पहल कर ले तो क्या दिक्कत है, ये वाकई कई बड़े सवाल खड़े करता है और विवादित बयान के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से हरियाणा सरकार को गिराने की सिफारिश की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हरियाणा में सियासी भूचाल आने के बाद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस भी सरकार गिराने की कोशिशों में नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। राज्यपाल से मांग की गई है कि सरकार फ्लोर टेस्ट करे और बहुमत साबित करे। तो हरियाणा में स्थिति जो है वो बदलती जा रही है पिछले कुछ समय से खासकर। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें सामने आती हैं और कांग्रेस पार्टी पर मुखर होकर बीजेपी सरकार या फिर कह लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ सरकार गिराने की कोशिशें जो हैं कांग्रेस की, वो कितनी कारगर साबित होंगी। हालांकि देखिए, नायब सिंह सैनी ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार अल्पमत में नहीं जाने वाली है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम कोशिशें हैं, और देखिए ये शुरुआत तब हुई थी जब जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि ये कहा था कि बाहर से ही समर्थन दिया जाएगा, लेकिन ये स्थितियां वही हैं। ये स्थितियां इशारा करती हैं कि सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर फोकस कर रहे हैं और उनका कहना है कि फिलहाल ऐसे कोई चांस नहीं है और ना ही ऐसी स्थिति बनने वाली है कि सरकार अल्पमत में आए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है और लगातार कांग्रेस की ओर से इस तरह के मांग जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी को घेरती है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर प्रहार करती है, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस कितने ही प्रहार क्यों ना कर ले, फ्लोर टेस्ट की बात क्यों ना की जाए, मांग चाहे क्यों ना की जाए, लेकिन उस पर विचार करना और उसे प्रोसेस में लाना ये एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी आपको याद होगा पूजा, जब वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस या विपक्ष मिलकर इस तरह की हरकतें करेगा कि पार्टी के जो विधायक हैं उनसे समर्थन लेंगे और सरकार गिराने की कोशिशें करेंगे, तो देखिए इशारों में तो वो भी ये कह देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि फिर बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है। ये बयान अनिल विज देते हैं, यानी कहीं ना कहीं देखिए, और बीजेपी पर तो लगातार आरोप भी लगते हैं ऑपरेशन लोटस के। ऐसे में एक तरह से इशारा जरूर कर दिया गया है कि अगर हमारे विधायकों को खरीदने की या इधर उधर करने की कोशिश की गई तो बीजेपी पीछे रहने वाली नहीं है। सरकार बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अनिल विज ये भी कहते हैं कि कई सारे उनके भी विधायक ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं और अगर फिर हम खेला करने पर आ गए तो स्थिति बदल सकती है। बिल्कुल, चले बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए।
राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ी बात कही गई है राहुल गांधी की ओर से। साफ उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बयान जो है वो लगातार दोहरा भी रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि इस बार विपक्ष जो है ऐसे बयान दे रहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार जो है वो एनडीए की रिपीट नहीं होने वाली है। लेकिन क्या वाकई सरकार रिपीट नहीं होगी? ये राहुल गांधी तो ये तक कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए, इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। लेकिन देखिए ये तो स्पष्ट बाद में ही हो पाएगा कि आखिर ये लिख कर देना हो या ये दावे जो हैं वो कितने सच साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं इंडी गठबंधन की जीत को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर जब भी सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी हो या विपक्षी नेता हो वो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए ये खबर आप देख सकते हैं जिसे तरजीह दी गई है, राहुल गांधी का दावा लिख कर ले लें, इस बार मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। ये राहुल गांधी दावा करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली उन्होंने की, साथ में एक मंच पर नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया और कहा कि मैं दावा करता हूं, आप लिख कर ले लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। कानपुर और कन्नौज में उन्होंने ये बात कही, कहा हार से डरे मोदी लेने लगे हैं अंबानी और अडानी का नाम। यानी ये पूरी तरह से आश्वस्त है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के। मोदी जी को लग रहा है कि वो इस बार हार जाएंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज और कानपुर में आयोजित गठबंधन की संयुक्त जनसभा में जुगलबंदी करते हुए सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। देखिए 7 साल बाद ऐसा हुआ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। कन्नौज वो पहुंचे थे और इत्र नगरी जब पहुंचे तो विवादित बयान भी दिया गया, या ये यूं कह लीजिए कि चुनावी बयान दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी भी हाल में नहीं बनने वाले हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर थी इसलिए हर एक अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है, प्रायोरिटी पर रखा गया है। देखिए आप देखेंगे अमर उजाला में भी इस खबर को जगह दी गई है और आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी और इस तस्वीर के जरिए आपको 7 साल पहले का वो नजारा याद आ गया होगा जब मंच पर अखिलेश और राहुल साथ नजर आए थे, लेकिन बाद में अनबन के कारण दोनों की दोस्ती टूटी और ये गठबंधन टूटा और रिश्ता टूटने के बाद 7 साल बाद एक बार फिर से राजनीतिक लाभ के लिए या यूं कह लीजिए जीत के लिए दोनों साथ आए हैं और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो देखिए पीएम मोदी भी कतराते नहीं है। पीएम मोदी भी कई बार कहते नजर आते हैं कि 2 लड़कों की ये जोड़ी इस बार फ्लॉप हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार बीजेपी की सरकार ही बहुमत के साथ भारी वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, और देखिए आजकल राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान की किताब दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुद्दा तो यही है कि संविधान बचाना है। और ये देखिए ये कहा जा सकता है कि इमोशनल तरीके से जनता के दिल पर चोट करने का ये तरीका राहुल गांधी अमूमन हर सभा में दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो जनता के लिए काम करेंगे, मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। 22 लोग कौन है? उद्योगपतियों की वो लिस्ट जिसका नाम लगातार राहुल गांधी की जुबान पर रहता है और वो ये भी कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं मोदी जी, लेकिन जनता का पैसा माफ नहीं करते हैं। और इस लिहाज से भी लगातार देखिए वो ये कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को मार दिया जाएगा अगर एनडीए की सरकार एक बार फिर से आ गई तो। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता को गुमराह किया गया, झूठे वादे किए गए और वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। अब इन वादों में आखिर किन बातों का जिक्र करते हैं? इन वादों के जरिए विपक्ष जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, बात करते हैं उस रोजगार की जिस रोजगार का वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। वो रोजगार का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है और क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो सपा का धीरे धीरे कर जिस तरह से बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया है, उसके बाद अपनी खोई हुई जमीन को वो दोबारा से पाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसी लाइन में आप ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी नजर आते हैं, क्योंकि 2019 में अमेठी हो या रायबरेली, दोनों ही अपनी परंपरागत सीटों पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। रायबरेली जीत गए थे। देखिए फिलहाल
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था और राहुल ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, यूपी में सबसे बड़ा बदलाव होगा और ये तय है कि 80 की 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की, वो इस बार इंडिया अलायंस जीतेगी। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया महत्वहीन और दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई, लेकिन आपको याद होगा कि अभी भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें अपने सीएम पद से आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा था, हेमंत सोरेन, उनको अब तक राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकती है चुनावी प्रचार के लिए, तो आखिर हेमंत सोरेन को क्यों राहत नहीं दी गई थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और इसी को अब मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया अलायंस का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी हैं और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का भी उसमें योगदान है, क्योंकि उनकी पार्टी भी उसका हिस्सा है। और देखिए, सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई होंगी और उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी राहत दे दे चुनाव प्रचार की इजाजत के लिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। और ये कहा गया है कि देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, तो उससे पहले 2 तारीख तक, क्योंकि जो 7 चरण के चुनाव है वो खत्म हो जाएंगे, तो उनका कहना है कि 2 तारीख को आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन फिलहाल तो हेमंत सोरेन को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, कोशिशें जरूर जारी हैं। बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला मामले में जो झारखंड के पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कई बार उनको भी समन भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। उन्होंने भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कहीं से कहीं तक उन्हें राहत नहीं मिली और आखिरकार उन्हें पेश होना पड़ा था। पेश होते ही उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री पद उनसे छिन गया, जिसके बाद दोबारा से वहां पर उपचुनाव हुए और नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, तो इस मुद्दे को भी सवाल बनाया जा रहा है। और लेकिन अब यहाँ पर सवाल एक चीज बदल जाती है कि अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, तो इसलिए भी कोर्ट ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो क्योंकि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं और उनका ये एक अधिकार भी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, देश का सर्वोच्च चुनाव है, तो इस लिहाज से उन्हें कैंपेनिंग करनी चाहिए अपनी पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति जब बात हेमंत सोरेन की करते हैं तो कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि उनकी पार्टी पर उनके राज्य में मुख्यमंत्री है, जो कि हेमंत सोरेन नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल हेमंत सोरेन को क्या राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और आगे बढ़ेंगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हम रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना गलत है। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को जगह दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनकी पार्टी का गठन हिंदू धर्म के सिद्धांतों और सत्य की बुनियाद पर किया गया है और फिलहाल लगातार, चाहे प्रियंका गांधी की भी अगर हम बात करें, तो वो भी चुनाव के दौरान बयान देती हैं और साफ तौर पर कहा जाता है कि विपक्ष उन्हें घेरने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उन्होंने मेहनत की और ये मेहनत आखिरकार सफल होगी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी का ये कहना कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, फिर वो हिंदू मुस्लिम का जिक्र भी करती हैं, तो अब आप ये सोचिए कि आखिर ये सब क्यों, और ये बातें वो कर रहे हैं जिनकी पार्टी के नेता रंगभेद पर टिप्पणी करते हैं। तो देखिए फिलहाल प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी का गठन हिंदू धर्म के सिद्धांतों और सत्य की बुनियाद पर किया गया है।
अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी तो ये बोल रही हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है और हिंदुत्व का विरोधी कहती है। कहते हैं कि वही पार्टी है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था। फिर वो पार्टी अगर खुद को ये कहे कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों से बनी पार्टी है, तो वाकई ये बात अचरज वाली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल को हराने के मकसद से अमेठी आई हैं स्मृति, और ये भी कहा कि यहाँ की जनता से हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि आपको याद होगा स्मृति ईरानी लगातार ये कह रही थी कि राहुल गांधी तो अमेठी की जनता को अपना बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ की जनता वफादार है, तो क्या अमेठी की जनता ने वफादारी नहीं की? तो आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बयान बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार वोट हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है, जो कि गलत है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की ओर से चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई धार्मिक मुद्दा हो, उसे उठाया जाता है और इस पर विपक्ष हर बार कहता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। और ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में जब चुनावी प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, तो उस दौरान वो कहती नजर आई कि धर्म का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है और धर्म को आधार बनाकर लोगों से वोट नहीं मांगा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ये भी कहती हैं प्रियंका गांधी कि 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने क्या किया, जितने वादे किए वो पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री फिजूल की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। मोदी जी अपने काम का हिसाब नहीं दे सकते। बड़े बड़े खरबपति जिनकी शादी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके पास पैसा कहां से आया? जनता के पैसे से इनके कर्ज माफ किए गए हैं, ऐसा प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। देखिए, जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप जरूर लगाया जाता रहा है विपक्ष पर, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस कर रही है तो एक एक पैसे का हिसाब होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कहा जाता है, खुद प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, कई बार राहुल गांधी भी कहते हैं कि आपसे यानी कि जनता से लिया हुआ एक एक रुपए का इस्तेमाल उद्योगपतियों को, करोड़पतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। और कर्ज माफी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसे लेकर सरकार का घेराव किया जाता है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपने अरबपति खरबपति दोस्तों का पैसा माफ किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन गरीब किसानों का नहीं किया गया। बिल्कुल, रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश का मजबूत हाथों में होना बहुत जरूरी है। देश का मजबूत हाथों में होना बहुत जरूरी है ताकि लगातार आगे बढ़ सके भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में भारी उथल पुथल की आशंका, बहुत जरूरी है कि देश की कमान मजबूत हाथों में हो। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए और इसके लिए विदेश नीतियां जो हैं वो भी मजबूत होनी चाहिए, ताकि जो अन्य देश हैं उनके साथ भारत के संबंध जो हैं, जो पिछले 10 सालों में और भी मधुर हुए हैं, वो और ज़्यादा सुधर सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान जो है, ये भारत को आंतरिक तौर पर मजबूत करने के लिए ज़रूर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की कमान जो है वो मजबूत हाथों में होनी ज़रूरी है। कनाडा को भी इस दौरान वो दो टूक करते नजर आए। साथ ही देखिए, पिछले 3 चरणों में जिस तरह से वोट परसेंटेज को लेकर अगर हम कहें तो कम रहा है, उस पर भी बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि लोग बाहर निकलें और वोट दें। बीजेपी नहीं, हर पार्टी जो है वो अपील कर रही है। तो देखिए, देश का मजबूत हाथों में होना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान सामने आया। हालांकि भारत की जो स्थिति पहले के मुताबिक अब है और जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिला है, इसके जरिए ये जरूर साफ हो जाता है कि मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत और मजबूत बढ़ते वक्त के साथ हो रहा है। सशक्त भारत है और मजबूत भारत है, और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बयान भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी को निराशाजनक बताया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है।
और लोकसभा चुनाव 2024 में चौथे चरण के मतदान की अगर हम बात कर लें तो मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी पर सवाल खड़ा किया। और इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि खड़गे के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। निर्वाचन आयोग ने कुप्रबंधन, मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी करने में देरी संबंधी खड़गे के आरोपों को खारिज किया और आरोपों को निराधार और बिना तथ्य वाला बताया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जिस तरह से लगातार विरोध किया जाता रहा है, इसका भी निर्वाचन आयोग ने विरोध किया। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि विपक्ष ने जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए थे, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि आंकड़े देरी से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये बयान जो है ये निराश करने वाला है और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि फिलहाल देखिए कोई कार्रवाई की बात जो है वो नहीं कही गई, लेकिन ये जरूर कह दिया गया इशारों में कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो इस पर कार्रवाई जो है वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर हम बात कर लें तो विपक्ष की ओर से भी लगातार विरोध किया जाता है। हर बार वोट पर, ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं और सवाल खड़े करने के साथ ही इस बार अगर आपने देखा हो तो चुनाव के दौरान विपक्ष ने निर्वाचन आयोग के पास पहुंचकर न जाने कितनी ही शिकायतें दर्ज करवाई हैं। तो और इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपको दिखाएंगे प्रमुख अखबारों की सुर्खियां और उस पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।